बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा में आपको उमर शरीफ साहब के हवाले से क्विक अपडेट दे देते हैं कि बिल आखिर वो जो चूँकि हमने अर्ज़ किया था कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इस वादे के बाद कि एयर एम्बुलेंस के सारे अखराज तो बर्दाश्त करेंगे, जो कि तकरीबन जो कि डॉलर्स में बनते हैं $1,70,000 US डॉलर्स बनते हैं। तो वो रकम डिस्पैच हो गई थी, लेकिन उसके बाद उस रकम का पाकिस्तान से बैंक ऑफ अमेरिका के उस अकाउंट में पहुंचने का पूरा एक मरला था कि जो कि एयर एम्बुलेंस जिस कंपनी से ली जा रही है उनका जो अकाउंट था। तो वो बहरहाल अब ये मेरे हाथ में तो रसीद कह लीजिए, जो भी प्रूफ ऑफ पेमेंट कह लीजिए, वो है कि आज तकरीबन शाम 4 बजे के करीब आप समझ लीजिए कि वो जो अमाउंट है वो सिंध बैंक से या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से वो बैंक ऑफ अमेरिका के अकाउंट तक पहुंच गई है। इसमें ताख़ीर का कुछ सबब यह था कि कुछ कागजी कार्रवाई होती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कुछ अप्रूवल्स होते हैं जो कि लेने होते हैं अगर इतनी बड़ी रकम गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफ़र की जाए किसी दूसरे मुल्क। तो वो लेटर्स वगैरह का इंतजार था और वो लेटर्स आए। उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने भी कॉपरेट किया कि जितना जल्दी हो सकता था वो किया, और अब वो अमाउंट चूँकि जमा हो गई है तो अब वो प्रोसेस चूँकि अब अमाउंट जमा होने के बाद एयर एम्बुलेंस ने मूव करना है, और मूव होने से पहले उनके कुछ और प्रोसीजर्स भी होते हैं। तो अब उन सब का जो है वो अभी जाके आगाज़ हुआ है, और कुछ दिनों पहले हमें बताया गया था एक दफ़ा पेमेंट हो जाएगी, उसके 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर एयर एम्बुलेंस यहाँ पर आ जाएगी पाकिस्तान में। तो अब देखिए क्या होता है। अब वो प्रोसेस समझ लीजिए कि आज शाम 4 बजे शुरू हुआ है ये पेमेंट हो जाने के बाद। तो अब आगे देखते हैं, आपको इस हवाले से हम अपडेट करते रहेंगे। ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट ये है। टाइम में हम बेशतर हिस्सा सर्व करेंगे क्रिकेट के हवाले से जो कुछ हुआ है, और कुछ और सियासी मौजूद भी, लेकिन साथ में क्रिकेट के दुनिया में जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है। कल रमीज़ राजा साहब ने एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड, आमतौर पे चेयरमैन पीसीबी ने किसी ने इतना सख्त स्टेटमेंट नहीं दिया होगा दूसरे ममालिक के हवाले से। बहुत सख्त स्टेटमेंट दिया रमीज़ राजा साहब ने, और फिर ये सियासी इस पर बयानबाजियाँ भी होती रहीं। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जो इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना कि अमेरिका को अड्डे देंगे, कहा नहीं एब्सोल्युटली नॉट। जब आप ऐसे बयान देंगे तो फिर ये सब तो कीमत आपको चुकाना पड़ेगी, तो छोटी सी कीमत है। शहबाज गिल साहब तो बोले कि वो एक बाजी हैं जो बहुत मेकअप करती हैं, और वो उनके क्या दांत में दर्द है या उनके मुंह में दर्द है या कोई मेकअप ज़्यादा हो गया या क्या हो गया। वो इंग्लैंड के खिलाफ ट्वीट क्यों नहीं कर रही, बाकी सबके खिलाफ तो ट्वीट। तो ये इस पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है, और इसको लेके क्रिकेट का मुस्तकबिल पाकिस्तान में भी डिस्कस हो रहा है। तो हम इन सब पे बात करेंगे, और हमारे साथ थ्रू आउट द प्रोग्राम मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जनाब जावेद लतीफ़ साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिनिस्टर साहब भी हैं जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जनाब शिबली फराज साहब, भी दोनों हमारे साथ मौजूद होंगे। शिबली फराज साहब का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे भी उन्होंने खुद उनका इनिशिएटिव है, इन द सेंस कि वो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ का मामला है, और शिबली फराज साहब खुद वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन तमाम तरह इशूज़ पर मुझसे ही बात करेंगे, लेकिन आगाज़ में चूँकि जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो हम क्विकली पहले जावेद लतीफ़ साहब से कुछ तरह मासूमाना सवालात उनके अपने हवाले से कर लेते हैं, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब इंटरेस्टिंगली मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा हैं कि जिन्होंने जो बड़े सख्त बयानात देते हैं, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के बयानिए के करीब हैं बहुत वाज़े तौर पर, जो कि जेल भी जा चुके हैं, और अब मुस्लिम लीग नून ने ही उनको नोटिस भी जारी कर दिया है। और ज़ाहिर है मुमकिन नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के किसी सीनियर रहनुमा को नोटिस जारी हो जाए और नवाज़ शरीफ साहब की इजाज़त के बगैर हो, ये भी मुमकिन नहीं है। एक बयान जो उन्होंने समा टीवी को दिया था, समा टीवी की इंटरव्यू में, वो इस शो कॉज नोटिस का सबब बना था। पहले आप क्विकली बयान देख लें, तो फिर हम ज़रा आगाज़ में जावेद लतीफ़ साहब से पूछ लें कि इस शो कॉज नोटिस का उन्होंने जवाब तैयार कर लिया है क्या नहीं, और फिर हम आगे दीगर मामला पे भी बात करेंगे। ज़रा देखें किस बयान की वजह से जावेद लतीफ़ साहब को नोटिस इशू हुआ। मुस्लिम लीग नून की ये जो बहस है बयानिए की, लंबी होगी, ख़त्म ही नहीं हो रही। इसे तवील किया जा रहा है, और इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है, जिनको असाइनमेंट दी जाती है, और वो फिर उस पर बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट पर काम करते हैं। वो तहरीक जो है अपने जब किसी फैसला कुन मरहले में आना दाखिल हो रही होती है, तो एक साहब उठते हैं और वो नई बात कर देते। वो जो 6-7 लोग हैं वो ग़ालिबन मफामत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि असूल की सियासत नहीं होती, ये तो ख्वाजा आसफ कहते हैं, ये तो उन्होंने कहा, तो फिर मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ असूल की वजह से ही तो आज कैद भी काट रहे हैं, आज सजा याफ्ता भी हो चुके हैं। तो ये तो फिर आपकी पार्टी का हिस्सा है और बढ़ के अहम है, सीनियर हैं, तो फिर ऐसे ही ये तो फिर असाइनमेंट्स पे चलते रहेंगे और आपका तो फिर पार्टी को नुकसान हो जाए। मैं ये बड़े अदब से गुजारिश करूँगा
कि उसको चोरी निसार के अंजाम से सबक सीखना चाहिए। मैं असूल पर समझौते को, मैं आइन पर समझौते को खुदकशी समझता हूं बतौर एक सियासी कार। ये मामला। जावेद अती साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हुजूर, अस्सलाम। ये कहाँ आप ये नैब वैब के चक्कर काटते काटते कहाँ अपनी पार्टी के चक्कर में आ गए आप, बयान देते देते। ये बता दें कि क्या शो कॉज का जवाब तैयार कर लिया है, क्योंकि 7 दिन का टाइम था ना शो कॉज का जवाब देने के लिए। हाँ, शोकस का जवाब मैं तैयार कर रहा हूँ और यकीनन वो जवाब भी दूंगा। मगर वसीम बदामी साहब, जी जी, मैं आपकी खिदमत में मासूमाना अर्ज करूंगा हाँ हुक्म करें सर। कि यार पता ही जो ये तहरीकी होती हैं, हाँ ये जो नज़रियाती नज़रिए, सोच, फ़िक्र और कोई इनकलाब सोसाइटी में लाने वाली होती हैं, उसमें बेशुमार इस तरह की कुर्बानियाँ होती हैं। तारीख भरी है इन चीज़ों से। कुर्बानियां तो वो होती है ना मगर कि मैं आप ये एक ज़रूर नजरिए को अर्ज़ लेके चल करूंगा, रहे हैं और आपकी पार्टी एक नजरिए को लेके चल रही है और मुखालिफिन उस पर हमले करें और आपको कुर्बानियां देनी पड़े, ये तो ठीक है। अंदर से यानी ये कैसी कुर्बानी है कि आप एक उस नजरिए को टो करने के लिए, जो कि नवाज शरीफ साहब का नजरिया है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने आपको नोटिस जारी कर दिया। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो नोटिस मुझे मिला है, मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमारी जमात के अंदर अब डिसिप्लिन आ जाएगा। और जिसका हम इससे पहले तस्करा करते थे, अच्छा हुआ चले मेरे से ही आगाज़ हो गया डिसिप्लिन का। तो मैं ये वसीम आपको ज़रूर कहूँगा कि जमात के अंदर जो गुफ्तगू होती है, हाँ, वो किसी तौर पर भी मीडिया पे आके डिस्कस नहीं की जानी चाहिए। मैं इसका हामी हूँ। तो फिर मगर देखने वाली बात यह है कि अगर मैं इस चीज़ का इतराफ़ भी करता हूँ तो मैं ही क्यों आके करता हूँ। मैंने उस वक्त वो बात की जब दूसरे लोगों ने अपनी जो ज़ाती राय थी वो पार्टी का बयानिया या पार्टी की पॉलिसी बनाने की कोशिश की मीडिया पे आकर, तो फिर मुझे मजबूरन बात करना पड़ी। अच्छा सही है। क्योंकि यानी आप ये यकीनन कह रहे हैं ना कि ख्वाजा आसिफ साहब की मैं अगर अपनी समझता हूं जाती कि राय ये है कि भाई इस वक्त अगर मामलात मुल्क के हवाले से ख़राब हैं, तो उसकी बुनियादी वजह पॉलिटिशियंस हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट से अपने अफेयर्स बढ़ाते हैं। ये उनकी ज़ाती राय है, ये पार्टी राय तो नहीं है, नवाज शरीफ की राय तो नहीं है। तो अगर उन्होंने अपनी ज़ाती राय को पेश किया है तो फिर आपने भी फिर यही काम किया कि ये काम किया। आप यही कह रहे हैं ना। तो अर्ज ये कि जावेद लतीफ़ साहब, ये राय तो खुद शहबाज शरीफ साहब सदर पार्टी की भी है, तो अब क्या करें? उनको भी डिसिप्लिन का पाबंद होते हुए नवाज शरीफ से मुखालिफ बयानियां नहीं अपनाना चाहिए फिर तो टीवी पे। मैं आप बजा कह रहे हैं बदामी साहब। मैंने तो पहले आपकी गुफ्तगू के आगाज़ में ये बात कह दी थी कि मुझे ज़्यादा खुशी हुई है कि मुझे शोकाज हुआ है डिसिप्लिन पे कायम ना रहने की वजह से। तो अगर मेरी वजह से पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम हो जाए तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी इस बात की कि हाँ, पार्टियों के अंदर राय होती है और पार्टी के अंदर बड़ी माजरत से ये शोकाज ये कुछ चक्कर नहीं होता। अब अगर पार्टी के अंदर डिबेट होती है। जावेद अती साहब, अब अगर कल किसी इंटरव्यू में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब ये कहें कि जनाब उनकी राय में ये सारे का सारे जो मामला खराब हैं, इसकी बुनियादी जिम्मेदार सियासतदान है, वो लिफ्ट ही क्यों कराते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, तो ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होगी? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं जिस डिसिप्लिन का मुझे पाबंद किया जा रहा है उस डिसिप्लिन का फिर सबको पाबंद होना चाहिए। ये तो बात ठीक है कि अगर हाँ, राय जो होती है कोई भी राय दे सकता है लीडरशिप के मौक़िफ़ के अगेंस्ट, मगर जब हतमी फैसला हो जाए तो फिर किसी का ये इख्तियार हक नहीं होता कि वो मीडिया पे आके या पब्लिक प्लेस पे आके उस हतमी फैसले के अगेंस्ट बात करे। तो वैसे आप ये कह रहे हैं ना इसका मतलब कि चूंकि पार्टी सरबराह नवाज शरीफ की का जो बयानिया है वो मुजाहिमत का है, या उस बयानिया को हम कोई नाम नहीं देते वरना और लंबी बहस हो जाएगी, उनका जो बयानिया है, अब अगर किसी का भी नाम लिए बगैर हम किसी का भी बयानिया या राय उससे हटकर है तो भाई वो अपनी राय बेशक रखे, लेकिन टेलीविजन पर उस राय का इजहार ना करे, क्योंकि पार्टी का बयानिया वो होता है जो पार्टी लीडर का बयान होता है। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि अगर ये शोकाज ना दिया जाता तो फिर ये शायद कदगन ना होती।
मगर क्योंकि मुझे शोकाज ही इस वजह से मिला है, तो फिर अब मैं पाबंदी करूंगा तो सबको पाबंदी करना ही पड़ेगी। फिर सही है। डिसिप्लिन तो इसी तरह कायम रहेगा। लेकिन जावेद साहब, आपको आपस की बात है, इस बात में जरा हैरानगी हुई, अफसोस हुआ कि मैं तो नवाज शरीफ का बयानिया टो कर रहा था, ये नोटिस भी नवाज शरीफ, यानी आपके ख्याल में उन्होंने बदले ना खास्ता आपको नोटिस जारी किया है नवाज शरीफ साहब ने? देखें, मैं फिर बात करता हूं तो आप कहते हैं कि ये आप छोड़े हैं। मैं फिर से ये कहूँगा कि जमातों के अंदर मुख्तलिफ सोच के हामिल लोग होते हैं। बदकिस्मती ये है कि जिस फेज से ये जमात गुजर रही है, ये मुल्क गुजर रहा है, अगर हम आइन कानून की पासदारी, अगर डिसिप्लिन जमातों का कायम होता तो वसीम बदामी साहब ना मुल्क को इतना नुकसान पहुंचता और ना जमात को आज जो सफ़र करना पड़ रहा है ये सफ़र जमात कर रही होती। ठीक है। और यानी अगर मैं कहूँ कि जावेद लतीफ़ को शोकत नोटिस उसी सिलसिले की कड़ी है कि जिस सिलसिले में एक दफ़ा परवेज़ रशीद साहब को हटाया था नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म होते हुए। ज़ाहिर है वो तो एक अलग मामला, तो उस तनाजुर में अलग था, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक्शन नवाज शरीफ साहब ने लिया, चाहते वो नहीं थे। तो परवेज़ रशीद का हटाना, मुशाहिदुल्लाह साहब का हटाना, उन्होंने भी बयान दिया था, हालांकि वही राय नवाज शरीफ साहब की भी थी, लेकिन उस वक्त हटाया मुशाहिदुल्लाह साहब को। तारिक फातमी साहब का हटाना, ये जावेद लतीफ़ भी उसी तरह की कैजुअलिटी है। तो ये मासूमाना बयान ठीक है मेरा आपके ख्याल में? आपका ये मासूमाना बयान बिल्कुल ठीक है, इस तरह नहीं किया जाना चाहिए। और ये मसलतों का शिकार हमें जमातों के अंदर नहीं होना चाहिए। और जब हम मसलतों का शिकार होते हैं तो फिर मुझे कोई ये अगर कहे कि वो बयानिया भी जो है कौम तकड़े तरीके से उस पर कारबंद हो या बाहर आए, तो फिर लोगों के अंदर कन्फ्यूजन आती है कि कल मुशाहिदुल्लाह के साथ क्या हुआ। तो इस एक लाइन को क्रॉस नहीं करना। मैं ये बिल्कुल इस चीज़ का भी हामी हूँ कि अदारों के साथ हमारी कोई जंग नहीं है, एक असूली मौक़िफ़ है कि आइन कानून के दायरे में रहते हुए तमाम अदारे काम करें ताकि ये मुल्क भलाई की तरफ बढ़े, बेहतरी की तरफ बढ़े, तरक्की की तरफ बढ़े, कौम को भी कोई रिलीफ मिले। और आज जिस तरह चारों तरफ से हम तन्हाई का शिकार हो गए हैं, इससे निकला जा सके। मगर बदकिस्मती ये है कि जो ताकत में होता है वसीम बदामी साहब, मैं हूँ या आप हो या कोई और हो, वो समझता है कि मेरे मुतल्लक बात करना ही जो है दरअसल रियासत के खिलाफ बात करना है। तो जब ये बंदे के जहन में हो, ताकतवर बंदे के जो भी ताकत में होता है या इख्तियारात जिसके पास होते हैं, जब उसकी सोच ये हो जाती है तो उससे रियासत को नुकसान पहुंचता है, उससे अदारों को नुकसान पहुंचता है, उससे जमात को नुकसान पहुंचता है। आपने कहा कुछ लोग असाइनमेंट पर होते हैं, तो ये असाइनमेंट किसके असाइनमेंट पर होते हैं? देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि वसीम बदामी, आप भी जानते हैं कि अगर जमात के अंदर, और मेरी जमात नहीं, मेरी जमात समेत दीगर जमातों के अंदर भी मसलत पसंद लोग होते हैं जो अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं, मगर बदकिस्मती से जो लीडर, जो क़यादत एक नज़रिया सोच लेकर निकलता है, वो मसलत का शिकार होने पर मजबूर उस वक्त हो जाता है। और नवाज शरीफ के हवाले से तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जब ये हुकूमत में होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दबाव में रखने की कोशिश करती है, और जब अपोजिशन में आते हैं तो जो मसलत पसंद लोग होते हैं वो दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। मगर मसलहत पसंदों की फहरिस्त में करता है, इन मसलहत पसंदों की फहरिस्त में एक नाम शहबाज शरीफ भी है। नहीं, मैं एक वसीम बदामी, आपको शायद आप ये कहें कि शायद सदर होने के नाते मैं ये बात उनके हवाले से नहीं कह रहा, नहीं, मैं हकीकत कहने लगा हूँ। शहबाज शरीफ साहब अपनी राय जरूर रखते हैं और उस पर जोर देकर बात करते हैं, लेकिन किसी एजेंडे पर नहीं है, असाइनमेंट पर नहीं है। नवाज शरीफ कोई नहीं, मेरी अर्ज सुन लें, जब नवाज शरीफ कोई राय सबकी सुनने के बाद हतमी नतीजा निकाल लेते हैं, हतमी फैसला दे देते हैं, तो मैंने 40 सालों में यही देखा है कि फिर शहबाज शरीफ ने वो हुक्म समझ के माना है।
ये मैं लेकिन clear बाकी हूं। लोग आप कह रहे और हैं ना, आज आज भी आसिफ मैं साहब इस के बात बयान पे clear आपने हूं। ये नहीं कहा कि जाती राय है, बल्कि आपने कहा असाइनमेंट पर है। किसके असाइनमेंट पर? इदारों के? देखें, बात सीधी सी है कि अगर आप मीडिया पे आकर इस तरह की कोई शख्स भी जी जी। बात करेगा मुझ समेत, तो वो मुनासिब नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने भी अगर मीडिया पे आकर असाइनमेंट कौन बात देता है? की लेकिन है किसके असाइनमेंट पर? ये तो तो बता गलत देना। है, किसके असाइनमेंट पर? तो गलत है। ठीक है, मगर ये देखें कि मैं मजबूर हुआ हूं कि मीडिया पे आके बात ठीक, करने लेकिन पर किसके तब असाइनमेंट पर होते हैं तो जब बता दें किसी जावेद ने साहब। अपनी जाती राय को पार्टी पॉलिसी बनाने की कोशिश की। किसके असाइनमेंट पर होता है? यकीनन जो आइन कानून की बालादस्ती पर बिलीव नहीं करते, यानी इदारों के, यानी उन इदारों के असाइनमेंट पर होता है। नहीं, आप वसीम बदामी ये देखो ना कि आप क्या जमातों के अंदर जुल्फ़कार भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक आप देख रहे हैं कि कौन कौन से किरदार जो हैं किन किन मौक़ों पर किन किन कोई जगहों पे क्या क्या गुफ्तगू करते हैं, और उन गुफ्तगू का क्या नुकसान उस तहरीक को, उस जमात को, उस लीडरशिप के मौक़िफ़ को पहुंचता है। ठीक है, चले मैं पॉइंट तो ये डिसिप्लिनरी जो एक्शन मेरे पर हुआ है, हाँ। मैं तो इस चीज का पहले से हामी हूं कि किसी तौर पर भी मीडिया आपने पे बता दी। आकर ठीक है, जमात अब की जरा पॉलिसियों को डिस्कस नहीं ठीक है, किया जाना पॉइंट चाहिए। सियासी डेवलपमेंट बहुत सारी है, क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी। और एक मैं छोटा ब्रेक लेता हूं, तो शिबली फराज साहब भी हमारे, शिबली फराज साहब और जावेद अतीस साहब एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद कहते हैं आपको। जनाब शिबली फराज साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भी हमारे साथ मौजूद है। जरा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करनी है, जरा शुरू कर लेते हैं। शिबली फराज साहब, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाले मामले से क्विकली, चूंकि दो तीन मौज़ूआत हैं, तो ये बता दें, एतदाद एहसन साहब ने तो कल हमारे प्रोग्राम में ये कहा कि भाई गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन की तमाम तर तनकीद और इलेक्शन कमीशन की भी तमाम तर उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला सकती है अगले इलेक्शन में। तो अगर मैं प्रिसाइसली पूछूं, चूंकि तफसीलन तो गुफ्तगू इस पर बहुत हो चुकी है, क्या गवर्नमेंट ने तय कर लिया है कि कम वोट में कोशिश कर लेंगे कि अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन राजी हो जाए, लेकिन अगर राजी नहीं भी होते तो कम वोट में 2023 का इलेक्शन या अगला इलेक्शन जब भी होगा वो होगा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही? इज दैट द केस? बिल्कुल दुरुस्त कहा जी एतजाज़ अहसन साहब ने, क्योंकि बात देखें ये है कि हमने अपने जो माजी में जो हमारे इलेक्शंस के साथ खिलवाड़ होता रहा है, जिस तरह के जो ठप्पा माफिया है या वो जमातें जिन्होंने कि इस मैनुअल पोलिंग को एक आर्ट बना के उससे अपनी इलेक्शन की रिजल्ट्स को चेंज करते रहे हैं, तो अब हमारा ये मुसम्मम इरादा है कि हम जो है तो इंशाल्लाह कानून पास करके, और जब कानून पास हो जाता है तो फिर इलेक्शन कमीशन पे ये वाजिब हो जाता है कि वो उस पर अमलदारी करे। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, वो देखें इसमें जो अहम बात है कि जो लैतुलाल से काम लिया जा रहा है, असल में ये वक्त का ज़या है। अच्छा, और अगर हमने इसको करना है तो हमने इसको फौरन करना है, क्योंकि देखें ना इसमें जो है तो एक टेंडरिंग का प्रोसेस होता है। इसमें कोई एक बात मैं क्लियर कर दूं कि देखें ये सब कुछ काम जो है ना इलेक्शन कमीशन ने करना है, मशीन भी उन्होंने फाइनलाइज करनी है। ये नहीं है हुकूमत ने तो एक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने, हमने तो एक कॉन्सेप्ट दे दिया है, एक आइडिया दे दिया है कि ये मशीन इस तरह की हो तो उसमें आप बिल्कुल एक शफाफ और क्रेडिबल इलेक्शन करा सकते हैं। ठीक है। अब ये इलेक्शन कमीशन की चॉइस है कि वो कौन सी मशीन वो करती है। तो अपोजिशन का ये कहना कि इन्होंने इस मशीन में कुछ खास चीज़ें रखी हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ये मशीन ना सही, आप अपोजिशन कोई मशीन ले आए, लेकिन करना टेक्नोलॉजी पे है हमने। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये भी आप कह रहे हैं कि तय कर लिया अभी तरीके साहब ने कि 2023 का इलेक्शन होगा, फिर ये टेक्नोलॉजी से वाबस्ता किसी मशीन पर ही, ठीक है ना? बेशक ये वाली मशीन, ठीक, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सर जी जी, मैं एक सवाल ऐड कर लूं, खाली आपसे ही सवाल कर रहा हूं कि शिबली फराज साहब, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी वजह से, अभी इस बहस में नहीं जाते कि वो उनका मौक़िफ़ सही है नहीं,
जब वो आपके इस प्रपोजल पर एतराज करता है या कहता है कि ये 37 एतराजात हैं, मैं एक लम्हे को कह रहा हूँ 37 के 37 गलत हैं, एक लम्हे को ये सोच रहे हैं, और उसके बाद आप सिर्फ उससे डिसएग्री नहीं करते बल्कि उस पर चढ़ाई करते हैं। आप कहते हैं नवाज शरीफ का तर्जुमान है, नवाज शरीफ से इसके रवाबित हैं, नवाज शरीफ के जेब की घड़ी है, सियासत में आ जाओ। तो सर इससे तो तासुर ही जाएगा ना कि आप किसी को इस गुस्ताखी की इजाज़त ही नहीं देते कि वो आपके पॉइंट से डिसएग्री कर ले। मुझे खाली आप फ़र्क समझा दें कि जब जावेद लतीफ़ साहब की पार्टी किसी इदारे से डिसएग्री करती है और उसके सरबराह पर इल्ज़ाम लगाती है तो आप कहते हैं रॉ का एजेंट है, फौज को बदनाम कर रहा है। ये आप किसके कहने पर इदारों को बदनाम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है ना कि इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, आईनी इदारा है, और उसका एक ज़िम्मे एक बड़ा अहम काम है, सही है, और वो है इलेक्शन साफ शफाफ इलेक्शन कराना। अब जब ये बातें होती हैं कि इसमें देखें ना, इदारा हर इदारा जो है वो अपनी जो साख है वो उसी बुनियाद पे बनाता है जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है जी। अब अगर इलेक्शन कमीशन देखें ना, पिछले 10 साल से ये मौजू चल रहा है टेक्नोलॉजी का, हाँ। कितनी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की डिसीजंस में ये लिखा हुआ है क्लियरली, और तो छोड़ें जो इस वक्त रायजुल वक्त जो इलेक्टोरल रिफॉर्म 2017 का है उसमें भी आर्टिकल 103 बड़ा क्लियरली, और 94 आई वोटिंग के मुतालिक और 103 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में बड़ी क्लियर आपको ये एक वो देता है, एक परमिशन देता है, बल्कि एक इंस्ट्रक्शन देता है कि आप जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं इससे पहले जितने भी वो हों, बाई पोल्स हों, बाई इलेक्शंस हों, उसमें आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब 10 इलेक्शंस हो गए 2017 से लेकर अब तक। शिबली साहब, ये तो आप इस चीज पे दलालत कर रहे हैं ना, दलील दे रहे हैं इस बात की कि आपका मौकिफ ठीक और इलेक्शन कमीशन का गलत है। मैं कह रहा हूं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, लेकिन आप उनसे डिसएग्री करें ना। आप तो उनको कह रहे हो कि नवाज शरीफ के तर्जुमान हो तुम, नवाज शरीफ की जेब की घड़ी हो, तो यानी फिर ये कि नून लीग को जब लगता है कि नैब सही काम नहीं कर रहा, वो कहती है इमरान खान का तर्जुमान है नैब, तो फिर आप भी काम तो वही कर रहे हैं ना। फिर नहीं, देखें हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि कानून पे अमलदारी करें। नहीं, आप कह रहे हो नवाज शरीफ के एजेंट हो, नवाज शरीफ से मिले हुए हो, आप तो ये कह रहे हैं ना। अगर आप ये कहें तो फिर तो कोई मसला नहीं है। नहीं, देखें बात ये है कि हम तो ये भी कह रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं हमारी जो गवर्नमेंट का जो वर्जन है वो तो यही है कि आपके पास ऑलरेडी कानून में ये गुंजाइश मौजूद है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को करते हुए इलेक्शन कराएं, बाय इलेक्शन कराएं। आपने नहीं किए। अब ये जो है तो ये तो सवाल बनता है ना कि बावजूद मुख्तलिफ यानी जो इस वक्त जो एक्ट है जो 2017 में बना, यानी अभी 4 साल होने को हैं, और एक इलेक्शन के इसको चांस ही नहीं दिया गया, तो हम क्या समझें कि जो टेक्नोलॉजी है उसको नहीं रास्ता दिया जा रहा है। सवाल जरूर बनता है, लेकिन अगर सवाल का जवाब ये है कि तुम हमारे सियासी मुखालिफ से मिले हुए हो, तो इसका मतलब तो जो आपसे इख्तिलाफ करेगा, चाहे वो सहाफ़ी हो, एंकर हो, इलेक्शन का कोई भी हो, वो आप कहेंगे जरा जो हमारी राय से एग्री नहीं करता, बस वो हमारे मुखालिफ का साथी है। हालांकि यही वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, यही वाले जिनके बारे में इमरान खान साहब ने अभी जनवरी में उनकी तारीफ की है कि हमारा लगाया हुआ आदमी है, बिल्कुल ठीक है। अभी जनवरी में कहा खान साहब ने, देखें हमारा लगाए हुए या किसी और के लगाए हुए, जब कोई चीज़ ठीक होगी तो उसकी हम तारीफ करेंगे। कोई चीज़ अगर कानून और उसके मुताबिक नहीं है, जो कि एक मुल्क की ज़रूरत है, देखिए ना, ये तो हम भुगतते तो अवाम है, भुगतते सियासतदान है। अब ये देखें 2000 कितने से 2002 से 77 से ये मसाइल चले आते हैं। इस बहस में हम क्यों जाते हैं कि किसने क्या कहा? हम इस पे क्यों नहीं रहते कि जी देखें ये मुल्क में अगर हमने किसी भी हुकूमत, अब जितनी भी हुकूमतें हम कितने साल, नून वाले पिछले 3 साल अपनी हुकूमत में 3 साल 4 साल तो ये इसी पे ही रहे कि जी इलेक्शन गलत हुआ है, धांधली हुई है। अब जब हमारी हुकूमत आई है, अब नून वाले ये कह रहे हैं, उससे पहले पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे थे। तो ये तो तय है ना कि ये इलेक्शन जो है तो इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे। चले मैं शिबली साहब से पूछता हूं। वही सिस्टम भी वही चलता रहे और हम जो है तो नताइज मुख्तलिफ एक्सपेक्ट करें, ये हो नहीं सकता। बता शिबली साहब इसमें बता दें, मैंने अगले मौजू की तरफ भी बढ़ना है कि भाई वो कहते हैं, आप लोग ही कहते हैं कि यार इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। अब वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हम ये नहीं कह रहे कि जो मशीन हमने प्रेजेंट की जिस पर आप एतराज कर रहे हैं उसी मशीन के जरिए हो, नहीं वो ये नहीं कह रहे।
वो कह रहे हैं बस हो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो ये तो सर पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी से करीब तर तो होती जा रही है ना शिबली, ये जावेद अख्तर साहब, हर गुजरते दिन के साथ। तो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में ये क्यों ना हो, क्या मसला है इसमें? नहीं वसीम, बात तो ठीक कह रहे हैं शिबली फराज साहब। वो इस तरह कि वो कहते हैं कि 2013 में हम इंतखाबात को पर सवालिया निशान था, इनका 2018 के इंतखाबात पर इतराज़ है, हाँ। उससे पहले दीगर जमातों का था। ये बात दुरुस्त है। हाँ। मगर मैं इनकी खिदमत में सवाल ये करना चाहता हूँ हाँ। कि 73 सालों में हर इलेक्शन पर इतराज किसी न किसी ने किया, तो क्यों किया, और किया तो फिर उसका जिम्मेवार कौन है? भाई आप आज कहते हो मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बल्कि मुस्कुराहट से एक कदम आगे जाके तकरीबन हंस रहे से हैं। पूछेंगे वो अब जावेद साहब अब इस बहस में जाना चाहिए, चले मैं नहीं कहता ना जाए, लेकिन एक ऐसा सिस्टम अगर बन जाए कि कोई भी असरअंदाज हो ही ना सके, ना हुक्मरान जमात, ना अपोजिशन, ना एस्टेब्लिशमेंट, तो ऐसे सिस्टम को बनाने में क्या हर्ज है? ये तो बेस्ट है ना कि कोई इन्फ्लुएंस कर ही ना सके। ऐसे नहीं हो सकता। तो कैसे फिर हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैं अर्ज करता हूं कि 2018 में कोई ठप्पा माफिया तो था नहीं, 2018 में तो आरटीएस बैठा दिया गया। मैं ये कहूंगा शिबली फराज साहब की खिदमत में कि देखें, जब तक नीयत दुरुस्त नहीं होगी उस वक्त तक और बाइख्तियार लोग साफ शफाफ इंतखाबात नहीं होने देंगे, जावेद लतीफ उस साहब, वक्त तक दुनिया भर में इदारे और दुनिया भर में इदारे और सिस्टम इतने मजबूत हो जाते हैं कि किसी की नीयत खराब भी हो तो वो कर ही नहीं सकता सिस्टम खराब, क्योंकि वो इदारे इतने तगड़े हो जाते हैं। क्या शिबली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड रुक जाएं। नहीं, मैं एक सेकंड, मैं इनसे सिर्फ एक सवाल एक पॉइंट ले लें खाली शिबली साहब का, फिर नहीं, मैं जावेद, मैं एक सवाल पूछता हूं जी मैं इनसे। ये चले हम ये कहते हैं ये टेक्नोलॉजी नहीं इसमें जो है तो कोई गड़बड़ होती है, 1 मिनट के लिए ये मफरूज सही है। आप मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त जो सिस्टम राइज है, यानी जो मैनुअल सिस्टम है, उस पे ये जाना चाहते हैं, ऑप्शंस क्या हैं? एक ये है कि टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, और दूसरा है कि जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलने दें, क्योंकि जो बातें ये कर रहे हैं ना वो तो मैनुअल में भी हो सकता है। क्या करें? ये मासूमाना सवाल उनका, ऐसे ही चलने दें। अच्छा, मैं वसीम, मैं शिबली फराज साहब से ये पूछूंगा कि मैनुअल सिस्टम आपके हमसाये में है? बताएं। इस तरह इतराज उठता है जिस तरह मुझे और शिबली फराज साहब को उठता है? आप अभी आप बात नहीं है, उधर मशीन है भाई के हवाले से ना यार, सारे सूबों में नहीं है। एक सेकंड रुक जाएं, ऐसा नहीं है यार। देखें मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करता भाई नवसीम, आप समझाएं, मैं सही कह रहा हूं। इंडिया वाहिद मुल्क है इधर हमारे उसमें जिधर के बड़े इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद इतने हमारी पॉपुलेशन नहीं जितने उनके वोटर। अच्छा शिबली साहब ये बात सही, लेकिन शिबली साहब ये भी इंडिया का इलेक्शन कमीशन इतना तगड़ा है कि अगर वहां के इलेक्शन कमीशन को वहां की गवर्नमेंट का कोई बंदा कहे ना, मिनिस्टर कहे ना कि जी तुम हमारे मुखालिफ से मिले हुए हो, तो वो इलेक्शन कमीशन में सबक सिखा दे उसको, इतना तगड़ा है वहां का इलेक्शन कमीशन। नहीं देखें, मेरी बात सुने, क्यों है इलेक्शन कमीशन, क्यों ऐसा है? कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और कश्मीर का इलेक्शन कमीशन जो है वो वजीर को पाबंद करता है कि आप कश्मीर से निकल जाओ, और आपका प्राइम मिनिस्टर जहाज में बैठाता है उसी वजीर को कश्मीर लेकर चला जाता है। फिर उसके बाद अभी आप कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आजाद है, और आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो कह रहा है कि मुझे ये तो हुआ है ना, पॉइंट वो देता है कि लेकिन ये तो हुआ है ना, इतराज है इदारों की बेतौकीरी भी। और क्या देखिए, या तो आप कहें यार पाकिस्तान में 2-3 इदारे हम नाम बता देते हैं उनका, बल्कि नाम भी ना बताएं वैसे ही सबको समझ आ जाएगी, इनका एहतराम होना चाहिए, बाकियों की खैर है। और अगर इदारों का एहतराम करना है सबका होना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन कहता है बाहर निकल जाओ, गंडापुर साहब पीछे खड़े होते हैं, खान साहब बैठाते हैं, ठीक है कर लो जो करना है। तो ये है ना, बेतौकीरी तो है ना इदारों की। अब आ जाए, अब पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन पे आ जाए। बदामी साहब एक चलिए आप एक आखिरी पॉइंट ले लें, फिर शिबली साहब पे जाएंगे। जी बताएं जावेद साहब कि करना क्या बताएं। शिबली साहब पूछ रहे हैं, अच्छा भाई अगर ये नहीं करना, टेक्नोलॉजी के करीब नहीं होना, तो क्या करना है ये बता दो। पहले वाला सिस्टम ही चलाते रहे, प्रिसाइसली ये बता दें जावेद साहब क्या करें फिर। नहीं मैं एक जुमला ये पहले मैं कह लूं, उसके बाद मैं वो बात करता हूं। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो है, इस पर कितने हमले हुए हैं इन 3-4 माह के अंदर, ये आप देख रहे हैं।
और यही दावा कर रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। ये नहीं हो सकता इनके होते, इनके नहीं, कोई भी ताकतवर हो उसके होते हुए नहीं होते। अब कहना करना क्या है? हाँ, करना क्या है बताएं जल्दी से। बात यह है कि किसी तौर पर भी जब तक अदारे, कोई एक अदारा नहीं, तमाम अदारे, हाँ, आप भी एक अदारा हैं, मैं भी एक अदारा हूं, मैं ये कहता हूं कि जब तक अपनी डोमेन में कोई रहेगा नहीं उस वक्त तक आप जितने चाहो कानून बना लो, ताकतवर के हाथ में जब स्टिक होगी वो समझेगा कि मैं ताकत से नतायज तब्दील कर सकता हूं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो फिर मेरी जान आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन डोमेन में, तो फिर इदारों को डोमेन में रखने के लिए क्या करें? मैं हाँ भाई, सवाल शिबली साहब इनसे बता दें। पूछता हूँ, हाँ। होल्ड ऑन, जी जी मैं इनसे सवाल पूछता हूँ जी। वसीम, आप मुझे ये बताएं 3 दफा वजीर आजम कौन बना है? जी, नवाज शरीफ साहब बनते, नवाज शरीफ। एक दफा तो 2/3 से बन गए। ये 3 मतलब है इलेक्शन लड़के तो वजीर आजम बने हैं ना, तो इसका मतलब है कि या तो ये कहें कि इनके वक्त में इलेक्शन ठीक हुए थे और अब गलत हो रहे हैं, 2018 का गलत हुआ है, और या ये कहें कि जी चूंकि हम चूंकि इक्तदार से बाहर हैं और हम इनकलाबी बन गए हैं, तो हमारा ये इनकलाबीपन रहेगा उस वक्त तक जब तक हम इक्तदार में नहीं आते हैं, चाहे जिस तरीके से भी आए। तो इसमें ये बताएं कि ये क्या ऐसे हालात चेंज हो जाएंगे या चेंज हुए हैं जिसमें कि इलेक्शन तो होने हैं, या तो ये कहें कि वरना इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, होने, हाँ, नहीं। कुछ तो बताए ना भाई जावेद ये साहब तो नहीं है ना कि जी एक वो कह रहे हैं कि जनाब शिबली साहब, जावेद साहब कह रहे हैं कि इदारे हुदूद में नहीं रहेंगे तो फिर कुछ भी हो जाए वो असरअंदाज हो जाएंगे। जावेद साहब, इदारों को हुदूद में रहने यार के लिए मुझे क्या एक किया बात जाए? बताएं ना बताएं जावेद साहब। असल बदामी साहब, असल इशू और है। इशू ये है, आपने ही तो कहा कि इशू ये कि इदारे हुदूद में नहीं रहते, उसके लिए क्या किया जाए? भाई एक आर्ग्यूमेंट ये है कि आप सिस्टम इतना तगड़ा बना दें कि कोई इदारा, कोई शख्सियत असरअंदाज हो ही ना सके। आप उसके तो आप उससे एग्री नहीं कर रहे, तो फिर और क्या करें? चीफ इदारों को हुदूद में इलेक्शन रखने के लिए। कमीशन बाइख्तियार है, इतना ही इंडिया का चीफ इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार है, मगर वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। आपका जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। मसला तो ये, अगर आप कानून नया बनाना चाहते हैं तो जब तक तो आप नहीं मुझे बताएं कि जो आप इलेक्ट हुए हैं तो वो फिर किस फार्मूले कोई से हुए? एतमाद नहीं करेगा। और आप ये वो पूछ रहे हैं, नहीं, आप जिस फॉर्मूले से इलेक्ट हुए वो ठीक था जावेद साहब, जिसके तहत आप एमएनए बन गए? अब आ जाएं। मैं वही बात कहने लगा हूं शिबली साहब। 2013 का इलेक्शन हो, 2008 का इलेक्शन हो, 2002 का इलेक्शन हो या पिछले इंतखाबात हो, किसी ना किसी ने इतराज किया है ना। आप भी करते रहे हो, हम भी कर रहे हैं, कोई और जमातें भी करती हैं। बिल्कुल। तो ये इतराज करती किस पे है? असल मसला तो ये है। तो वो कह रहे हैं ना ये भाई मसला ये नहीं है। आप कहते हैं भाई मैं बताता हूं आपको, आप कहते हैं निगरान मसला क्या है भाई? शिबली भाई बताएं यार, मसला क्या है? देखें मैं आपको बताऊं, देखें अपना जावेद साहब, देखें बात यह है कि हम सिर्फ मसला नहीं बता रहे, हल बता, हम उसका इलाज भी बता रहे हैं। अगर हम इसके इस तरह बेनिफिशियरी जिस तरह के आप कहते हैं तो हमें ये करने की जरूरत क्या है? कोई हुकूमत, आप बात ठीक कर रहे हैं, वैसे जावेद भाई ये बड़ी मजे की बात है। आपके मुताबिक पीटीआई धांधली के जरिए वजीर आजम बन गई है ना इमरान खान, तो अगर वाकई ऐसा ही है बकौल इनके तो वो तो कहेंगे यही सिस्टम चलाओ यार, दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे चीटिंग करके। तो हम एग्जैक्टली हम तो कह रहे हैं कि इसको जिस तरह इमरान खान न्यूट्रल एम्पायर क्रिकेट में लाए थे, उसके बाद क्रिकेट में कोई झगड़ा नहीं है यार। तो जो आपका सवाल था इनसे, वो बड़ा जबरदस्त सवाल था। भाई मेरी बात सुने भाईजान, मैं ये कह रहा हूं संजीदगी से बात करते हैं ना। देखिए थर्ड अंपायर लेकर आए थे तो कंटेनर पर खड़े होकर थर्ड अंपायर को तो आवाजें दे रहे थे। वो तो अलग बात, सियासी बात होगी। वो कह रहे थे थर्ड अंपायर की बात मैंने नहीं किया, न्यूट्रल एम्पायर की बात कर रहे थे भाई। अच्छा ठीक है, पहली बात तो ये कि मैं जावेद लतीफ की बात सुन रहा था। हेलो जी सुन रहे हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ, जब मैं मेरे आने से पहले मैं जावेद लतीफ साहब की बात सुन रहा था जिसमें कि ये कह रहे थे कि कानून की और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। यही कहा था ना? यही कहा था। पूछ ले उनसे कि कोई एतराज है स्टेटमेंट पे उन्हें अभी? नहीं भाई एतराज तो नहीं है ना जावेद साहब? नहीं, कोई एतराज नहीं। हाँ यही कहा उन्होंने, ठीक है, कोई एतराज नहीं। जी। हैविंग सेड दैट, आप मुझे ये बताएं, जो भी है अदालतें इख्तियार है ना उनका, है, तो फिर इनके लीडर क्यों कानून से फरार होके बाहर बैठे हुए हैं? आए
अगर इदारों का एहतराम उस वक्त तक है जब तक कि इनको सूट करे, ठीक है। इदारे उस वक्त तक ये नहीं है मानते जब अगर इनके खिलाफ अच्छा, फैसला शिबली साहब ने हो, पॉइंट रेस ये कर दिया। चीज मैं नहीं भी चलेगी। इस पॉइंट की डिटेल में भी आज से नहीं जा रहा कि फिर हम मौजूद से हट जाएंगे। मैं जावेद साहब मैं आता हूं आपकी तरफ आता हूं। शिबली साहब एक मैं जावेद साहब फिर वसीम एक सेकंड क्विकली कर रहे हैं, मैं चाह आप निकलने नहीं दे रहे हैं। शिबली साहब जो बात कर रहे हैं बड़े सादा आदमी है, मैं बड़ा इनका इज्जत करता हूं, मगर मैं इनसे पूछना ये चाहता हूं जो ये बात कर रहे हैं कि इनको सजा हुई अदारों से ही, तो आपको याद होगा शिबली फराज साहब कि इन्हीं अदालतों के मफरूर थे इमरान खान साहब और इश्तिहारी होते हुए आला कोर्ट में पेश होते रहे बगैर जमानत के, किसी ने गिरफ्तार अच्छा, ना किया। हमारी इसमें दोनों ने एक पॉइंट में कह लिया, दिस इज नॉट द टॉपिक टुडे। मैं चाह रहा हूं एकेडमिक डिबेट टॉपिक पे हो जाए। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हो गई। क्विकली अब 4-5 मिनट ही रह गए, हम जरा मैं इसी से मुत्तसिर अगले मौजू पे आ जाऊं। शिबली फराज साहब, आप इस पूरी डिबेट में बताते रहे कि इदारों का मजबूत होना कितना अहम है, तो जाहिर है इदारे अहम होने चाहिए ना कि शख्सियात। नैब अहम तरीन इदारा है, क्या आप उस नैब के चेयरमैन को तौसी देने का इरादा रखते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं मुद्दत खत्म हो गई, नया लगाएंगे? ठीक है, देखिए मैं तो कैबिनेट का मेंबर होने की हैसियत से कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड करता हूं और ये बात ना ज़ेर गौर आई है ना इस पे कोई बात हुई है। लिहाजा मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं कह सकता हूं, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। किसी भी सतह पर चेयरमैन नैब की तौसी इस वक्त ज़ेर गौर नहीं है? नहीं, बिल्कुल मेरे नॉलेज में नॉट और बिल्कुल पूरा ईमान क्योंकि आप ज़ाहिर कैबिनेट मीटिंग में तो कभी काबीना में ऐसा कोई एजेंडे पर या एजेंडे से हटके कभी डिस्कशन नहीं, कभी भी नहीं नाम तक नहीं लिया गया। बिल्कुल सही। अच्छा, और एक बात और बता दें शिबली फराज साहब, ये आप लोग अगेन इदारों की बात करते हैं और ये वो, तो आप बताएं अगर आपकी गवर्नमेंट ना होती बल्कि आप अपोजिशन में होते और ये नैब में केसेस चल रहे होते अपोजिशन लोगों के खिलाफ, और आपके एक सिटिंग मिनिस्टर का भाई जो है वो प्रोसिक्यूटर नैब लग जाता, तो आप उस पर इतराज़ करते? फवाद चौधरी साहब के भाई नैब के प्रोसिक्यूटर लग गए, ये ठीक है? सही? अगर नून लीग के दौर में जावेद लतीफ साहब का भाई लगता, आप इतराज़ करते? नहीं, देखें बिल्कुल एतराज़ बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई देखे हमारी पार्टी का आज भी कैबिनेट में बात हुई किसी और कॉन्टेक्स्ट में, इस मौजू पे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट वो हुआ था पार्लियामेंट में, जो मेंबरान जिनकी सेनेट की या नेशनल असेंबली की कमिटीज़ में बैठते हैं और उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमारी पार्टी का तो मंशूर यही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम नहीं मानते हैं। तो जब वो कह रहे हैं तो बाकियों की तो कोई हैसियत नहीं है। सही बात है, तो फिर इस फैसले के पे नजरसानी होनी चाहिए। सॉरी, इस फैसले पे नजरसानी होनी चाहिए। फिर कौन से फैसले पे? फवाद चौधरी साहब के भाई की बहैसियत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तैनाती पर। देखें मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने आपको उसूल बता दिया है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्या आज की जो कैबिनेट है उसमें उन्होंने यही कहा है, सेनेट और नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं, कि कोई भी जिसका कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो हमारी पार्टी उसके खिलाफ है। और आपकी पार्टी अपोजिशन में होगी। मुझे इसका नहीं पता कि उनके भाई बने हैं। जी वो बन गए, कल बन गए ना, रावलपिंडी के बने। तो अगर जावेद लतीफ साहब के भाई लग जाते प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और आप अपोजिशन में होते तो आप एतराज उठाते ना हमारे टॉक शो में? नहीं, डेफिनेटली, मतलब वो तो ये देखिए निस्बत जो है ना, अब देखिए उस लिहाज से असद उमर हमारी पार्टी में है और जो है जुबैर, वो तो मामला ही अलग है ना, जुबैर, जी वो तो सही बात, वो दूसरी पार्टी में है, तो उस लिहाज से वो है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी बात होगी। सही है। और टुवर्ड्स द एंड जावेद लतीफ साहब ये शहबाज के सामने बड़ा मासूमाना सवाल किया है, वो कह रहे हैं इंग्लैंड की टीम नहीं आई तो उनके खिलाफ नहीं ट्वीट कर रहे आप, चूंकि वो जाहिर है वहां तो एवन फील्ड अकाउंट रहना है सारा कुछ, ये कहते हैं मफादात का टकराव ऐसे ये ही सही। और देखें ये इतनी कमाल बात है कि शिबली फराज साहब को शहबाज गिल साहब की बात अच्छी लगी है, वरना आमतौर पर ज्यादा बातें अच्छी लगती नहीं है उनको उनकी, लेकिन ये अच्छी लगी है उनको। ये बता, लेकिन मैं तवक्को नहीं रखता था कि शिबली फराज साहब को उसकी बात अच्छी लगेगी। उनको लगी मैं है? कम से कम ये तवक्को नहीं रखता था। मुझे तकलीफ हुई है जिस तरह के वो अल्फाज बोलता है, जिस तरह की गुफ्तगू करता है। उन्होंने और किसी बात को इंडोर्स नहीं किया, शिबली साहब ने इस सवाल को इंडोर्स किया सर, कि सवाल तो बनता है तो आप इसका जवाब दे दें, इंग्लैंड के खिलाफ नहीं है वो ट्वीट। अच्छा, अगर आखिरी जो लंदन का प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ इमरान खान साहब की जितनी रसाई है और जितना तल्लक है, मैं उस डिटेल में जाए बगैर कि इनके
अजीजो कारब जो वहाँ हैं, यार सवाल क्या मरियम नवाज उनसे साहब का ज्यादा क्या जवाब इमरान influence खान साहब का दे रखते रहे हैं? इमरान खान साहब? सवाल था मरियम बीबी ट्वीट नहीं कर रही इंग्लैंड के खिलाफ, तो इमरान खान साहब कहाँ से आ गए जवाब में? जावेद लतीफ साहब यार मेरी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि शायद लोगों को तासर ये देना चाहते हैं कि इंग्लैंड की जो टीम है वो हमारी वजह से नहीं आई। नहीं वो कह रहे हैं और इंग्लैंड आपके जो वफादार है ना, न्यूजीलैंड इसलिए आप में उनके गई खिलाफ है, बोल वो नहीं भी हमारी सकते। वजह से गई वहाँ है। एवन फील्ड है, वहाँ आपकी दौलत है, वहाँ आपने पनाह ली ये हुई कैसे है, यार, इसलिए यार ये कैसी आप बात करते? तो नहीं, आप नहीं, ट्वीट करके ये इनको बात गलत साबित कर मुनासिब देना। नहीं है। हर बात को करें आप मैं अभी कर देता हूँ, उधर अभी कर चाहिए देता हूँ। और नवाज देख शरीफ लें को जावेद करें, भाई, एक और नोटिस वो ना आए करें। आपको यार, ये आप देख लें, अब आपकी मर्जी है, फिर आप कहेंगे मुझे नहीं। कि शिबली फराज और वसीम यार- निज़ामी ने उकसा दिया हमें, फिर आप कहेंगे हम अच्छा, किसी मेरी असाइनमेंट में बात दें। सुने। अजीज मुश्किल है, इसे ये और आपकी अपनी मुश्किल न मर्जी है, बना। मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, चले, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल। वैसे मुझे पता चला शिबली फराज साहब से, मैंने पूछा भाई ये वाकई जो है वो शिबली फराज का, ये अहमद फराज साहब का शेर नहीं है ये। वैसे मैंने उनसे पूछा था कि ये जो शेर मशहूर है इनसे, वो है नहीं इनका। बहरहाल बहुत शुक्रिया भाई, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर एक अहम मौजू से कंक्लूड करते हैं। जाते जाते हम अशरफ निज़ामी साहब से बात करेंगे, जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, और हम गाहे बगाए पोलियो की आगाही के हवाले से बात कर रहे हैं। और आप जानते हैं कितनी ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि दुनिया के पूरे नक्शे में 2 ममालिक हैं जहां अब भी ये पोलियो वायरस मौजूद है, जंगली पोलियो वायरस मौजूद है, और उन 2 में से अनफॉर्चुनेटली एक पाकिस्तान है। कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। कुछ हैं नंबर्स, कुछ हौसला अफजा भी हैं। 2019 में 147 केसेस रिपोर्ट हुए, 2020 में तादाद कम हो गई, 84 हो गई, 2021 में अब तक सिर्फ 1 केस रिपोर्ट हुआ है। लेकिन ये कि पूरी दुनिया में हम क्यों वो वाहिद मुल्क रह जाएं, क्यों वो 2 ममालिक में से एक हम हो जहाँ पर एक केस मौजूद हो, क्यों बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो। और एक और बात ये भी आप जानते हैं, चाहे क्राइम का मामला हो, बीमारियों का मामला हो, रिपोर्ट बहुत कम होते हैं, हकीकत में उनसे ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक बड़ी परेशान कुन बात है। तो खुदारा इस हवाले से जो सारे जो अजीब व गरीब जो ख्यालात हैं कि जनाब फला मसला हो जाएगा, मर्दानगी के इशूज़ हो, पता नहीं क्या क्या, ये इससे निजात पाएँ और खुदारा अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं। सर ये बताइएगा डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब कि ये ऐसा कुछ है कि किसी खास उम्र से पोलियो के असरात सामने आने शुरू हो जाते हैं, या कोई कहे कि जनाब लोग कहते हैं मेरा बच्चा नॉर्मल है, सिर्फ ज़रूरत नहीं है पोलियो के कतरों की, ये आर्ग्यूमेंट ठीक है? देखिए मैं समझता हूँ आपको फ़ोन पे ले लेंगे डॉक्टर साहब को, स्काइप पे तो हम नहीं रह सकते किसी को भी। जी डॉक्टर साहब, आपका अगर टेलीफोन पे हम डॉक्टर साहब को फोन करते हैं। इस वन जिसके साथ हमें जरूरी है कि पोलियो के कतरे पिलाने के बगैर हम इससे नहीं बच सकते। और दुनिया के अंदर जो देखा गया है कि दुनिया ने इसको खत्म कर दिया, और बदकिस्मती से हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और जैसा आपने कहा कि नाइजीरिया है वहां पे ये रह गया, और अभी और भी 2-4 मुल्क हैं अफ्रीका के कंट्रीज के, सेरालियोन उसके साथ आता है, माली के अंदर कुछ केसेस आए हैं 2-2, 4-4 करके। लेकिन हमारा मानना ये है कि जब तक पूरी दुनिया से पोलियो, जैसे कोरोना के लिए हम कहते हैं जब दुनिया का अंदर कोई एक केस भी है तो मतलब है कि हम उसके साथ किसी वक्त में मुतासिर हो सकते हैं। ये कहा जाता है जी कि मतलब यूरोपियंस को क्या जरूरत पड़ी है कि पाकिस्तान के लिए इतनी जो चैरिटी या इतना सारे हमारे पास करते हैं। द रीजन बीइंग कि जब तक दुनिया में कोई एक केस है, अगर हमारे पास मौजूद है, अफ्रीका में मौजूद है, तो वो यूरोपियंस जो है वो भी सेफ उससे बिल्कुल कतई तौर पे नहीं है। तो मीन बाय तो मैंने पूछा कि क्या अलामात कुछ नजर आना जरूरी है, या हर बच्चे को पिलाने चाहिए माँ बाप को, या वो देखेंगे नहीं कुछ मसला है तो ही पिलाएं? I'm sorry सर, आपकी आवाज कटी तौर पे अलामात कुछ प्रॉब्लम आ गया, जरूरी है जिसको अलामात। लेकिन मैं assumption based कहते हुए कि I would like to simply, अगर मेरी आवाज और you extend my message, वो मैं इतना से सिर्फ कहना चाहूंगा कि हमें पोलियो की खातिर, पोलियो हो, कोरोना हो, डेंगू की खातिर अभी तक तो हमारे साथ प्रिवेंशन ऐसी नहीं है, लेकिन ये 2 जो चीजें हैं कोरोना के लिए और पोलियो के लिए बिलखुसूस मैं कहना चाहूंगा अपनी नस्लों को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, दैट वी हैव टू गो फॉर। और मैं अपील करना चाहूंगा पेरेंट्स के साथ, बुजुर्गों के साथ कि अपने बच्चों को बचाएं, एक कौम को बचाएं। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे। और क्विकली सर 30 सेकंड में ये बता दें, चूंकि पोलियो के साथ विटामिन ए के भी वो दिए जा रहे हैं ड्रॉप्स, तो विटामिन ए क्यों बॉडी में होना जरूरी है? क्विकली अगर 30 सेकंड में बता सकें ये भी। बतामी साहब, आई एम सॉरी कि आपकी आवाज के साथ ना विटामिन ए के हवाले से भी अगर आप क्विकली बता सकें। अच्छा, आवाज़ उनको नहीं जा रही, चलें फिर कभी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। ज़िंदगी से तो कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।